Okay, so let us continue with our discussion of federalism. And last time we looked at how like India has with India's how India's linguistic policy has unfolded over the time, and how like India formation of linguistic states in India. वैसे कुछ states जो है वो culture, geographical features इन सब के आधार पर भी बने हैं, लेकिन किस तरीके से जो है भाषा के आधार पर जो स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है वो किस तरह से जो है उसने इंडिया की यूनिटी को और बढ़ाया है, राइट? अनलाइक like what our central leaders expected one times or like feared once. Okay, तो अब उससे आगे हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से जो है फिर स्टेट और सेंटर के बीच का रिलेशन बदला है। एक तो आपका हो गया लैंग्वेज पॉलिसी इंडिया की कैसी रही है, दूसरा जो है कि सेंटर और स्टेट का रिलेशन किस तरीके से बदला है। अब सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन को का रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो भी एक तरीका है जिसके द्वारा कि फेडरलिज्म की प्रैक्टिस को और मजबूत किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट क्या रहा है पावर शेयरिंग का, वो एक्चुअली इस बात पर डिपेंड करता है कि जो रूलिंग पार्टीज और जो लीडर्स हैं वो उन अरेंजमेंट्स को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। संविधान के अंदर तो मान लीजिए व्यवस्था कर दी गई कि हाँ ठीक है, ये सेंटर का पावर हो गया, ये जो है स्टेट का पावर हो गया, ठीक है, आप ऐसे काम करिएगा, आप इतना काम करिएगा। लेकिन अब ये इस पर डिपेंड करता है कि रूलिंग पार्टी सेंटर में कौन है, स्टेट में कौन है, और उनके नेता जो हैं वो इन कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स को फॉलो करने के लिए तैयार है कि नहीं है। अब ऐसे मान लो कि काफी समय तक जो है इंडिया में सेंटर और स्टेट दोनों जगहों पर एक ही पार्टी की सरकार थी। वो पार्टी एक्चुअली कांग्रेस हुआ करती थी उस टाइम में। अब इसका मतलब ये हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कई बार अपने ऑटोनोमस पावर्स का या राइट्स का यूज नहीं कर पाती थी। क्यों? क्योंकि वही सेंटर में बड़ा भाई है, छोटा भाई जो है वो स्टेट में है, तो फिर कैसे अपने हिस्से के लिए लड़ाई करेगा, कैसे अपने हक के लिए जो है वो आवाज उठाएगा, है ना? तो इसी चक्कर में क्या होता था कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते थे वो कई बार अपने जो उनके ऑटोनोमस फेडरल राइट्स हैं, एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स जो उनके राइट्स हैं, जो उनके अधिकार हैं, उनका वो यूज नहीं कर पाते थे। ओके, एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट। अब आगे कभी अगर ऐसा हुआ कि सेंटर में रूलिंग पार्टी दूसरी है और स्टेट में कोई दूसरी है, तो ऐसे में सेंटर क्या करेगी? तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पावर को जो है और कमजोर करने की कोशिश करेगी। अब उस दिनों में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक्चुअली जो है संविधान का मिसयूज ज्यादा करती थी स्टेट गवर्नमेंट्स को हटाने के लिए, अगर वहां पर किसी विपक्षी पार्टी की सरकार रही तो। ओके, और इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है, फेडरलिज्म की जो भावना है, वो एक्चुअली कमजोर हो रही थी। लेकिन ये सब जो था वो काफी ज्यादा बदला 1990 के बाद। 1990 के बाद क्या होता है, तो बहुत सारे रीजनल पार्टीज का उदय होता है, स्थानीय पार्टीज का, पॉलिटिकल पार्टीज का जो है उदय होता है, ठीक है। और उसके बाद ही जो है इंडिया में सेंटर में कोलिशन गवर्नमेंट्स का दौर शुरू होता है, गठबंधन सरकार का दौर शुरू होता है। रीजन ये था कि किसी एक पार्टी को जो है लोकसभा में क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल पा रही थी। लाइक लोकसभा हैज 545 मेंबर्स और आपको 50% ज्यादा तो लाना है सरकार बनाने के लिए। अब अगर किसी एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली, किसी एक पार्टी को अगर 50% ज्यादा सीट्स नहीं मिली, तो दूसरा रास्ता क्या है उनके पास? गठबंधन कर लीजिए, किसी और पार्टी के साथ जो है आप जो है मिल जाइए और जो रिक्वायर्ड नंबर है 50% से ज्यादा वो पूरा कर लीजिए, आप सरकार बना सकते हैं। इसी को कहा गया गठबंधन सरकार या कोलिशन गवर्नमेंट। अभी भी आप लोग अगर आपने पार्लियामेंट्री रिजल्ट्स को फॉलो किया होगा तो वहां पर जो है आपको तीन कॉलम दिखाया गया होगा। यू हैव लाइक एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस led by BJP. On the other hand, you have like UPA, United, I guess it's Progressive Alliance, okay, UPA led by Congress, and then you have like the third front. Third front actually एक नहीं है, उसमें बहुत सारे जो है धड़े हैं। But most importantly, like India has like two major coalition, okay, एनडीए एंड यूपीए। और ये कोलिशन जो था या कोलिशन गवर्नमेंट बनने का जो आया सिस्टम, इसमें क्या होगा, तो बहुत ये सपोर्ट देने वाले कौन होंगे? ये ज्यादातर जो रीजनल पार्टीज हैं यही सब सपोर्ट देने आएंगे। I guess once it was record that like Atal Bihari Vajpayee formed government with what 17 or some like coalition partners. तो इसकी वजह से क्या हो गया कि एक पावर शेयरिंग का एक नया कल्चर पैदा हो गया और स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनॉमी के प्रति जो है रिस्पेक्ट भी जो है वो भी बदला। ओके, और ये ट्रेंड जो है वो कह सकते हो कि कुछ जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट रहे हैं उनसे भी इसको सपोर्ट मिला, जिसने कि एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मुश्किल कर दिया कि वो ऐसे तैसे ही सीधा जो है किसी स्टेट गवर्नमेंट को हटा दे। और यही वजह है कि फेडरल जो पावर शेयरिंग है वो आज के समय में ज़्यादा इफेक्टिव हुआ है
कंपेयर टू द टाइम व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज जस्ट इन्फोर्स्ड। जब हमारा संविधान बना था उस समय की तुलना में अभी हमारा संविधान जो है वो ज़्यादा जो है मजबूत हुआ है। नाउ एक्चुअली लाइक इंडिया में फेडरलिज्म के प्रैक्टिस में और खासकर कि सेंट्रल स्टेट का रिलेशन कैसे बदला है, इसको अगर आप इस कार्टून के हेल्प से देखें, यू कैन लाइक गेट इट और यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। यहाँ क्या है, यू हैव गॉट द सेंटर हियर, ठीक है। एक्चुअली द इमेज हियर इज वेरी सिमिलर टू द हेयर स्टाइल ऑफ इंदिरा गांधी, और उस समय एक्चुअली स्टेट सेंटर का पावर काफी ज्यादा हुआ करता था। और यहाँ पर ये डिफरेंट जो है स्टेट्स के आपके प्रेस चीफ मिनिस्टर्स हो गए, ओके। और ये चीफ मिनिस्टर जो है वो कटोरा लेके खड़े हैं, ठीक है। पावर्स ऑफ द स्टेट्स, यहाँ पर पावर ऑफ स्टेट्स जो है वो चम्मच से बट रहा है और सारे स्टेट वाले बेचारे कटोरा लेके खड़े हैं कि भाई मुझे भी कुछ पावर दे दो। ये उस जमाने की बात है जबकि अक्सर सेंटर और स्टेट में जो है या तो एक ही पार्टी की सरकार रहती थी, यानी कि सेंटर में कांग्रेस और उधर स्टेट में भी कांग्रेस, या फिर चूंकि सेंटर में जो सरकार थी वो काफी पावरफुल थी तो वो स्टेट की गवर्नमेंट्स वगैरह को जब मर्जी हो मिस गवर्नेंस या किसी और चार्ज में जो है चलो हटा दो, डिसमिस कर दो, ठीक है। और इस वजह से जो है पावर में काफी इम्बैलेंस था। अब यहाँ का सीन देख लीजिए, दैट इज द उल्टा पार्ट, ओके, क्योंकि यहाँ पर अब कोलिशन गवर्नमेंट का जमाना है। ये वाजपेयी जी बैठे हुए हैं और ये सब जो है सुतली बॉम्ब टाइप का है, यू कैन सी सुतली इधर निकली हुई है जिसमें आग लग सकती है कभी भी और ये लॉन्च हो सकते हैं, ओके। आई गेस इट्स लाइक वेंकैया नायडू इन दिस कॉर्नर, वी हैव गॉट आई गेस ममता बनर्जी, if I'm not wrong it may be मायावती। I mean बस बेसिकली लाइक पॉलिटिशियंस को पहचानना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारे कोलिशंस वाले हो गए, ठीक है। और ये बैठे कहाँ हैं, तो आग के बगल में कोलिशन गवर्नमेंट, चेहरे से पसीना बेचारे के गिर रहा है और हाथ में कमल लेके बैठे हुए हैं लीडर, एंड यू कैन सी द टायर्डनेस ऑन द फेस। तो कोलिशन वाले में ये दिखता है कि किस तरीके से जो है कोलिशन गवर्नमेंट में रीजनल पार्टी जो है वो काफी ज्यादा जो है डोमिनेट कर सकती है पॉलिटिक्स को, और ऐसे में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाना जो है या उसका फंक्शन करना वो काफी जो है चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा। दैट इज एक्चुअली हाईलाइटेड बाय दिस वन। पहले वाले में सेंटर के पास सारा पावर, स्टेट बेचारा जो है कटोरा लेके है। यहाँ पर क्या है, रीजनल पार्टीज के पास ढेर सारा पावर है और उसकी वजह से जो सेंटर में पार्टी बैठी हुई है वो बेसिकली जो है बारूद के ढेर पे ही बैठी हुई है, कभी भी सब फुस जो है रॉकेट की तरह उधर से निकल जाएगा और ये बेचारा जो है वो नीचे गिर जाएंगे। एक्चुअली दैट हैपेंड। Now here you have like some data regarding the linguistic diversity of India. You can follow it on your own. And here is actually like an excerpt, like an extract from Ramchand Guha's article, which was published in Times of India, November 1, 2006. तो यहाँ पर जो है basically certain extracts मतलब कुछ हिस्सा उसमें से निकाल के दिया गया है। If you want you can read it with me. Like the report of the State Reorganization Commission was implemented exactly 50 years ago on November 1st, 1956. This in its own time and own way has also transformed the political and institutional life of the nation. Gandhi and other leaders promised their followers that when freedom came, the new nation would be based on a new set of provinces, these based on the principle of language. However, when India was finally freed in 1947, it was also divided. ये पहला पार्ट कि लाइक 1956 में पहली बार जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो है स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, और गांधी और बाकी लीडर्स के प्रॉमिस का ही ये हिस्सा था कि आज़ादी के बाद जो है नया जो नेशन बनेगा उसके अंदर नए प्रोविंसेस जो होंगे वो लैंग्वेज के आधार पर होंगे। लेकिन चूंकि 1947 में जैसे ही देश आज़ाद हुआ पार्टीशन हो गया, राइट। A partition was the consequence of a primordial attachment to one's faith. मतलब पार्टीशन जो था वो बेसिकली हम लोग का जो एक पैदाइशी भी कह सकते हो, उससे पहले का मतलब अपने धर्म से अपने विश्वास से जो हमारा अटैचमेंट होता है उसी का परिणाम था, ठीक है। अब सवाल यही था कि अब और कितना पार्टीशन हम लोग जो है लैंग्वेज के लॉयल्टी के नाम पर कहीं हो सकता है। नेहरू, पटेल या राजा जी वगैरह जो भी थे, इन सभी के मन में यही चल रहा था कि भाई एक धर्म के आधार पर तो एक इतना खूनी बंटवारा हो गया, अब भाषा के आधार पर, क्योंकि भाषा से भी लोगों का बहुत तगड़ा अटैचमेंट होता है, तो लैंग्वेज के आधार पर पता नहीं कितना डिवीजन हो जाएगा। Now, far from undermining Indian unity, linguistic states have helped strengthen it. Okay? इंडिया की यूनिटी को कमजोर करने के बजाय लिंग्विस्टिक स्टेट्स के फॉर्मेशन ने एक्चुअली इंडिया की यूनिटी को और बढ़ाया है। इट हैज प्रूव्ड टू बी परफेक्टली कंसिस्टेंट टू बी कन्नडिगा एंड इंडियन, बंगाली एंड इंडियन, तमिल एंड इंडियन, गुजराती एंड इंडियन. To be sure, these state-based on language sometimes quarrel with each other. Okay, I mean
ये तो सही बात है कि कुछ जो स्टेट बेस्ड ये लैंग्वेज बेस्ड जो स्टेट्स हैं ये कभी कभार आपस में झगड़ा करते हैं। While these disputes are not pretty, they could in fact have been far worse. यद्यपि ये झगड़ा जो है अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये इससे बुरा हो सकता था। Okay, in the formation of linguistic states that has allowed India to escape what might have been a worse fate still. लिंग्विस्टिक स्टेट के फॉर्मेशन ने एक्चुअली इंडिया को उस इससे भी बुरी कह सकते हो कि किस्मत से जो है बचा लिया एक्चुअली। इफ द सेंटिमेंट ऑफ द नेटिव स्पीकर्स ऑफ तेलुगु मराठी एट ऑल हैड बीन डिसरिगार्डेड व्हाट वी माइट हैव हियर वाज वन लैंग्वेज 14 और 15 नेशंस। कि अगर मान लीजिए कि अगर तेलुगु या मराठी वगैरह के स्पीकर्स की अगर भावनाओं को अगर जो है इग्नोर किया जाता, उसको अगर डिसरिगार्ड किया जाता, तो शायद हमारे पास एक भाषा होती, 14-15 देश होते। अभी हमारे पास क्या है, बहुत सारी भाषाएं हैं और एक देश है। ओके, सो एनीवेज next part or next topic that we will deal with will be decentralization in India, but let us keep that for the next session. अभी के लिए let's have a pause now.